अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम थोड़े मुआशी एतबार से बात कर लेते हैं क्योंकि हुकूमत के ट्रांजिशन के बाद से ज़्यादा ये उनके ऊपर एक जिम्मेदारी के तौर पर ये बात आयद हो गई है कि जो मैंडेट उनको मिला है उसको वो इसी तरह से जस्टिफाई करें। जब वो अपोजिशन में जिस बात को कहा करते थे कि अवाम के लिए नाकाफ़ी इकदाम उनकी मुआशी मुश्किलात को आसान करने के लिए या उन मुश्किलात को कम करने के लिए किए जा रहे हैं और वो तमाम इकदाम नाकाफ़ी हैं, तो लिहाजा अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इनको बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। ऐसे में नाजरीन, आज एक अच्छी खबर जो अभी प्रोग्राम से कुछ मिनटों पहले ही हमें मौसूल हुई और उसी के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं, वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफे की समरी थी जो कि कल ओगरा ने भेजी थी, बेतहाशा इजाफा उसमें था क्योंकि दो एतबार से समरी बनाई गई थी। एक तो ये कि अगर टैक्स और लेवी यानी जीएसटी और पेट्रोलियम लेवी को अगर सिफर पर रखा जाए, उसके बाद जो तजवीज़ थी वो ये थी कि डीजल पर 51 रुपीज़ तक तकरीबन बढ़ाए जाएं और पेट्रोल पर तकरीबन 21 रुपए पर लीटर बढ़ाए जाएं। और दूसरी तजवीज़ ये थी कि अगर जीएसटी और पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया जाए टू अ सर्टन परसेंटेज, तो उसके बाद जो तजवीज़ थी वो ये थी कि डीजल को तकरीबन 120 रुपए राउंड ऑफ करके अगर हम बताएं और पेट्रोल तकरीबन 83 रुपीज़ या 84 रुपीज़ अगर हम राउंड ऑफ करके बताएं पर लीटर बढ़ाने की तजवीज़ थी। दोनों को मुस्तरद कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमतों को इस वक्त मजीद जो 15 दिन हैं उनके लिए अनचेंज्ड रखा जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है जिससे हम इस बात का आगाज़ कर रहे हैं। गोया ये नाजरीन के कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सहाफ़ियों की बैठक हुई जिसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला और उस बैठक में उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में ये बात बताई थी और तमाम को बावर कराई थी कि जो मुआशी हालात उन्होंने इनहेरिट किए हैं उनमें नागुज़ीर होगा कि बहुत अरसे तक या बहुत आगे तक इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अनचेंज रखा जाए। गोया ये कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अनाउंस किया था कि बजट की आमद तक ये कीमतें अनचेंज रहेंगी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि 30 मार्च के बाद से इस हवाले में या इस जुमरे में कोई ऑन बोर्ड अप्रूवल नहीं है जो कि पिछली हुकूमत ने ली थी। दूसरी तरफ इसके पॉलिटिकल एंगल के ऊपर भी नाजरीन तमाम बात कर रहे थे और कल भी इस बैठक में इस हवाले से बात हुई। बहुत एतबार से सवालात भी हुए वज़ीर आज़म से कि अगर उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई तो अवामी रद्द अमल को फिर वो कैसे देखेंगे या कैसे केटर करेंगे, क्योंकि वो तो फितरी तौर पर एक आएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब भी बढ़ती हैं महंगाई या इन्फ्लेशन की शरह कॉन्सिक्वेंटली बढ़ जाती है, तो उसको फिर कैसे उससे निपटा जाएगा। ये एक बड़ा अहम सवाल था जो कि उठाया गया था। लेकिन आज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो इस फैसले को हम देखेंगे कि इससे क्या असर आएगा मईशत के एतबार से, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी के हवाले से या पॉपुलरिज्म के हवाले से बात करें तो ये एक अच्छा फैसला है और यकीनन अवाम को इस वक्त के लिए रिलीफ दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे पहले सेगमेंट के तहत और अगले सेगमेंट पे जाते जो ज्यादा सियासी उमूर पर बात हुई, क्योंकि काबीना की तश्कील भी अभी बाकी है और इस हवाले से भी बार बार कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द काबीना की तश्कील हो ताकि मजीद इफेक्टिवली मामलात को आगे बढ़ाया जाए और स्टेट के मामलात को पुट फोर्थ किया जाए। तो इस हवाले से भी बात हुई और दीगर जो सियासी एतबार से ये पूरी जो कोalition गवर्नमेंट है उन अहवाल पर भी कल की इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली और खुल के मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी अहम सवालात के और काफ़ी तल्ख सवालात के भी जवाब दिए और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि किसी भी मीडिया की तनकीद को अपनी तरफ आते हुए वो मनफी नहीं लेंगे और किसी भी तरह की हरासमेंट का कोई भी जो इम्प्रेशन है वो किसी सहाफ़ी के लिए वो नहीं रखा जाएगा और खुलकर तमाम जो सहाफ़ी हैं वो अपनी रिपोर्ट और अपनी बात आगे कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और ऑब्वियसली अगर सहाफ़ी खुलकर अपनी बात करेंगे तभी हकीकी मायनों में किसी भी हुकूमत की कोर्स करेक्शन और किसी भी हुकूमत के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो पाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जहां से हम आगाज़ करेंगे, लेकिन इसके जो सियासी पहलू हैं उनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि पीटीआई ने भी 123 इस्तीफे जो हैं वो दे दिए हैं और जो मंजूर हैं उसमें हुकूमत का एक अलग मौक़िफ़ है। लेकिन फिलहाल पेट्रोल की बात कर लेते हैं और ये भी कहना इसमें लाजिम व मलजूम होगा कि जो पिछली आउटगोइंग हुकूमत थी उन्होंने भी जो पेट्रोल की कीमतों को अनचेंज रखा था वो आखिरी उनके टाइम पर ये एक अच्छा रिलीफ था जो कि उनकी तरफ से आवाम को दिया गया था। तमाम पर बात करेंगे। मुझे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर निसार अहमद चीमा, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे और साबिक डीजी हेल्थ भी हैं पंजाब के। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। इब्राहिम खान नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपकी भी नुमाइंदगी हम लोग साथ ही रखेंगे। गालिबन वैसे इब्राहिम साहब का इस्तीफ़ा पूछते हैं इब्राहिम साहब से कि पहुंच गया है और मेंबर वैसे तो कौमी असम्बली ही थे इब्राहिम साहब,
तो अब इस इस्तीफे के बाद क्या पोजीशन होगी, इस बारे में भी बात रहेगी। और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पीटीआई के, तो अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड इब्राहिम साहब। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम नाज़रीन मुझे बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम एतबार पे जो मुआशी एक पूरा पर्सपेक्टिव है वो हम उनसे हासिल करेंगे और हमारी रहनुमाई फ़र्रुख सलीम साहब इस हवाले से करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड फ़र्रुख सलीम साहब, थैंक यू आपकी भी प्रेजेंस के लिए। मैं बात का आगाज़ अगर आपसे ही कर पाऊँ डॉक्टर फ़र्रुख सलीम, आप बताइएगा इस फैसले को इकोनॉमिकली, मैं इसके जो सियासी एंगल्स हैं उसकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन पहले आप ज़रा मुआशी एतबार से एक सिमत दीजिए हमें कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। मुझे आवाज आप आ रही नहीं, किस फैसले की बात हो रही है? जो ओगरा की समरी को मुस्तरद किया है हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के लिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले ये खबर आई है। देखिए, खालिस्तन आप समझिए कि सियासी फैसला है, माशी फैसला नहीं है। हुआ ये है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो दो बड़ी संगीन किस्म की बारूदी सुरंगें आप समझ लीजिए बिछा के गए हैं। उसमें एक तो था जो 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत उन्होंने कम कर दी थी, जबकि आलमी मंडियां जो आलमी मंडी में $100 के बैरल से $100 की बैरल से भी प्राइस ज्यादा जा रही है, जिसका मतलब नतीजा ये निकलता है कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर हुकूमत के खजाने से लगभग 3 अरब रुपए का नुकसान है रोजाना की बुनियाद पे। तो आप समझ लीजिए कि 100 अरब रुपए माहाना की बुनियाद के ऊपर ये नुस्खा बनता है, और ये वो 100 अरब है जो हुकूमत के खजाने में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फैसला पीटीआई की हुकूमत कर गई थी। अब सियासी आप समझिए कि एक नया फैसला किया गया है कि कीमतें ना बढ़ाई जाएं, क्योंकि अभी नई नई हुकूमत आई है। लेकिन इस फैसले के नतीजे में जो करंट हुकूमत है उसको तकरीबन 100 अरब रुपया माहाना जो है वो नुकसान होगा, और वो खजाने से निकाल के सब्सिडी की सूरत में देना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सब्सिडी दीगर एतबार से नहीं दी जा रही है कि ये भी फिर काउंटर सवाल आ जाता है। जैसे कल ये फैसला किया गया है कि मेट्रो बस सर्विस को बगैर किसी चार्ज के अवाम के लिए मुहैया किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट मेट्रो बस सर्विस खासतौर पर माह रमजान के लिए चलाई जाए, तो क्या इन एतबार में सब्सिडी नहीं है और क्या कंपेरेबल है? क्योंकि सब्सिडीज दीगर एतबार में भी दी जाती है, लेकिन ये जो पेट्रोल की सब्सिडी है, क्या आप समझते हैं कि क्वांटम में दीगर से कहीं ज्यादा है? बिल्कुल, आपने जो क्वांटम का जिक्र किया, दो बातें मुख्तलिफ हैं दोनों सब्सिडीज में। एक तो जो मेट्रो बस की सब्सिडी है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, वो तकरीबन 2 अरब रुपए सालाना की सब्सिडी बनती है। जो सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो आप समझिए कि 3 अरब रुपया रोजाना की बनती है। तो एक तो मैग्नीट्यूड में दोनों की क्वांटिटीज में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा ये है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जब सब्सिडी दी जाती है तो उसको वो जो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं वो नॉन टारगेटेड सब्सिडी है। यानी कि जो अमीर है पाकिस्तान के अंदर, जो आप समझिए कि लैंड क्रूजर चला रहा है, उसको भी उतनी सब्सिडी मिल रही है, जो गरीब है पाकिस्तान में उसको भी इतनी सब्सिडी मिल रही है। होना ये चाहिए था कि अगर आप किसी किस्म की सब्सिडी ला रहे हैं तो उसको टारगेटेड सब्सिडी रखें, यानी कि जो लोग एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जो पाकिस्तान के गरीब अवाम हैं या गरीब तबकात हैं, उनको सब्सिडी देना तो मुनासिब है, लेकिन नॉन टारगेटेड सब्सिडी जो है वो उसके बारे में अच्छा नहीं समझा जाता इकोनॉमिक्स के अंदर। आई सी, ठीक है। मैं इसके पॉलिटिकल एंगल पे अब आती हूँ और फर्रुख साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। जाहिर है अगला राउंड जो आपके साथ लगाएंगे उसमें इसको किस तरह से हम काउंटर या इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं, दीगर एतबार से हुकूमत क्या कर सकती है, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। लेकिन डॉक्टर निसार चीमा, आपकी तरफ पहले आती हूँ। ये बताइएगा, अभी आपने जैसे हमें प्रोग्राम से बिल्कुल कुछ लम्हात कबल आपने बताया कि ये फैसला अभी जो अफ्तार पे आपकी बैठक थी वजीर आजम के साथ, उसमें बाकायदा इसका ऐलान किया गया है। सियासी तौर पर आप क्या इसको कैसा देखते हैं? और बिल्कुल हकीकतन दिल पे हाथ रखकर ये भी फरमाइए कि अगर पिछले दौर की जो पिछली हुकूमत जो थी पीटीआई की, जो आउटगोइंग हुकूमत, अगर वो इजाफा करते अपने जाने वाले दिनों में या अपने आखिरी जो उनके दिन थे उस टाइम पे अगर उन्होंने इजाफा किया होता पेट्रोल में, तो क्या आप उसकी बुराई ना करते, आप उसके ऊपर कड़ी तनकीद ना करते जो आप शुरू से करते थे? जी मुन्ना, गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। मुखालफिन के बारे में भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हक़ाइक़ पे अपनी एनालिसिस होना चाहिए। देखें, बात यह है कि आप बेस लाइन देखें, बेंचमार्क देखें। अब यह है कि जो अशाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें हों, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें हों 2018 में जो थी,
जिस जब इन्होंने हुकूमत संभाली पीटीआई ने, तो उस वक्त जो ये है कि जो बेस लाइन उनको मिली, क्या आज हमें वो मिल रही है? गुजारिश ये है कि आज एशियाई खुर्दुमुश की कीमतें देखें, बिजली पेट्रोल की कीमत देखें, आज ये कि अपनी पाक करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हुई है उसके बाद जो इसकी कदर है उसको देखें, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, इसको आपने सामने रख के फिर आपने हमारी परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना है। देखें जीडीपी ग्रोथ जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक्त 2018 में 5.8 पे थी, अब हमें जहाँ पे मिल रही है आपके सामने है। इन्फ्लेशन उस वक्त 4 पे थी, आज 4 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन जो आपने पेट्रोलियम मसनूआत की बात की, देखें आज वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह आपने फरमाया कि अभी ये इफ्तार के मौके पर जो सब इत्तेहादियों को उन्होंने ये एक बुलाया था इफ्तार के लिए, उसी में उन्होंने ये ऐलान किया कि ये अगरचे मुझे ये समरी मिली लेकिन मैंने ये है कि इसको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये मुझे ये नहीं मैं गवारा कर सकता कि अवाम के ऊपर इस तरह का हम आती बोझ डाल दें। ये वाकई है कि अवाम का दुख दर्द समझने वाला शख्स ही इस तरह का फ़ैसला कर सकता है। लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि देखें इंटरनेशनल मार्केट पे जो कीमतें हैं, जो उतार चढ़ाव होगा उसके मुताबिक होगा, और हमें यह है कि बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं ये कहता रहा हूँ इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कई बार कि देखें 2016-17 में जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी, ये आज से चंद महीने पहले ये जो रशिया और यूक्रेन का जो झगड़ा शुरू हुआ, हाँ, उससे पहले वही कीमतें थी। तो गोया कि इंसार साहब अगर हुकूमत अपने पिछले जो उनका गुज़िश्ता दौर था उन दिनों में अगर हुकूमत इंटरनेशनल मंडी की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए कीमतें बढ़ा देते तो क्या आप उन पर सियासी तनकीद ना करते? मेरा फिक्रा मुकम्मल होने दे कि रशियन जब ये इन्वेजन हुई यूक्रेन के साथ उनका जो शुरू हुआ, उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वही थी जो 2013-14 में थी। लेकिन यह कि यहाँ पे जो हमारी उस वक्त पेट्रोल की कीमत हमारे मुल्क में करेंसी का इम्पैक्ट आ गया हम पे 80 रुपए पर लीटर, अब उससे डबल हो गया था। बात यह है कि ये सही है कि इंटरनेशनल मार्केट को पेश नज़र रखकर अगर ये उतार चढ़ाव आता है तो हमें यह है कि उसके ऊपर नाजायज तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त। ये कि खा हमारा मुखालिफ हो, खा हमारा हामी हो, जो भी हो, लेकिन हमारा जिस तरह ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, हकीकत पसंदाना तजिया होना चाहिए। राइट। इब्राहिम साहब, आपने सुना, गिला ये नहीं है कि आपने आखिरी जो दिन थे आपके बतौर हुकूमत उसमें आपने कीमत नहीं बढ़ाई। गिला दरअसल ये है कि उस वक्त आप जब ये क्राइसिस नहीं आया था और इस तरह के हालात नहीं थे, पेट्रोल निस्बतन सस्ता था आज के मुकाबले आलमी मंडी में, उस वक्त हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते थे इस वजह से क्योंकि हमारी करेंसी बहुत डेप्रिशिएटेड थी अगेंस्ट द डॉलर। देखिए, अब ये जिस उसमें डायरेक्शन में इसको लेके जाना चाहें वो इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे इमरान खान साहब उस वक्त वो रशिया गए ही सिर्फ इसी वजह से थे कि हम उनके साथ गैस और पेट्रोल की जो है वो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस पे उन्होंने उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में $110 था, अब तो 98 पे आ गया, तो $110 पे उस वक्त कीमत थी। तो इंडिया को भी वो उन्होंने ऑफर किया $35 पे, और हमें भी उन्होंने ऑफर किया। वो अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की माशी बेहतरी के लिए और लोगों पर जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत के बोझ को कम करने के लिए हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद कंसेंट ऑफ ऑल कंसर्न अथॉरिटीज और एस्टेब्लिशमेंट, तो वो वहां पे गए और उनका मकसद भी सिर्फ अपने इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने का था, जिसको कि वो नौजुबिल्ला वक्त के ना खुदा ने ऐसे समझा कि जैसे हमारी कोई बेइज्जती हो गई है कि ये हमारी बगैर इजाजत के क्यों चले गए हैं रशिया, या उनके साथ ये इकोनॉमिक टाइज क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। तो नतीजतन फिर उसका आपने जो है वो रद्द अमल देख लिया जो मुल्क के साथ हुआ, जिस तरह से रात को 12 बजे अदालतें खुली और जो मामलात हुए वो सबके सामने हैं। तो इब्राहिम साहब, वो आप समझते हैं सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रशिया जो है वो इमरान खान साहब कुछ की मंशा के खिलाफ गए थे, लेकिन कल ISPR DG ISPR ने ये कहा है कि कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने क्लियर कट कहा कि जी इंटरफेरेंस थी। हाँ, मदाखलत का वर्ड यूज किया है। इंटरफेरेंस को जो है वो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिस वजह से फिर उनको वो एहतजाजी मरासला जो, अगर उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं थी तो वो मरासला किस लिए भेजा गया था।
साजिश जो है वो होती है उनके छुपे की जाए, इंटरफेरेंस जो होती है ब्लेटेंटली डायरेक्ट की जाए। तो ये पाकिस्तान के मामलात में ब्लेटेंट डायरेक्ट इंटरफेरेंस थी, जिसको कि कल उन्होंने बकायदा ये माना कि ये हुआ था, जिसकी वजह से हमने उनको कहा कि ये सफारती जो है उसके मुनाफी है और आप ये ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको हमने जो है एहतजाजी मरासला उनको भेजा था। तो इसको अल्फाज के वो उसमें घुमर घेर में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हकायक है वो दुनिया के सामने है। सही सही। और पेट्रोल की कीमतों पे भी हकीकत ये है इब्राहिम साहब कि आ जाते हैं, जरा ये भी पाकिस्तान बताइए कि जब पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं थी, वही मेरा अर्ज है आपसे जो पहले भी था, उस वक्त हमें ज्यादा इसलिए देनी पड़ती थी कि तो एक सही हकीकत का फैक्टर है कि हमारी करेंसी बहुत डेप्रिशिएटेड थी। देखें, करेंसी आपकी हमेशा डिप्रिशिएट करेगी जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सही नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करते चले जाएंगे और फिर आपका उसमें पे करने के लिए डॉलर नहीं होगा तो रुपए ने डिप्रिशिएट होना ही होना है। वन सेकेंडली, जो इससे भी बड़ी बात है वो ये है कि इसी गैप को फिल करने के लिए आपका तकरीबन कोई 20 अरब का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो गैप रहता है, जिसको कि फिर आप उधार लेके कभी IMF और कभी किसी के पास जाके उस गैप को फिल करते हैं तो वो मजीद आपके ऊपर उधार चढ़ता जाता है। इसी गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो 33 अरब डॉलर तकरीबन इसके पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो इम्पोर्ट करता है सालाना, और अगर हमें वो 1/3 प्राइस पे वहां से अवेलेबल हो जाती तो ये जो 20 अरब डॉलर का गैप जो था वो हम उस ये कुशन में उसको एडजस्ट करके तो हम ये IMF से भी आजादी हासिल कर सकते थे, जो कि अमेरिका के कतई तौर पे नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और फिर जाहिर है फिर उन्होंने जो गेम खेली वो दुनिया के सामने है, इसमें तो कोई देयर इज नो डिनायल। और उनका जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का जो था वो तो आपने देख लिया था कि जून 2021 में भी उन्होंने मकसद है कि ट्राई किया था। वो अभी कह रहे थे कि जी कोई अड्डे छड्डे नहीं मांगे, वो तो हमारे पास सही सही। इस नुक्ते पे इब्राहिम साहब रुकिएगा, मैं दोबारा आती हूँ क्योंकि सियासी तौर पर हम अगले अपने सेगमेंट में तफसील से बात करेंगे और ये तमाम बातें भी फिर हम ज़ेरे गौर लाएंगे। डॉक्टर फर्रुख सलीम, ये जो करेंसी की बात इसमें आ रही है एक, इसके ऊपर थोड़ी आपका इस पे पर्सपेक्टिव आ जाए। इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि ये शायद हमारे बस से बाहर बैलेंस ऑफ पेमेंट की मजबूरियों को देखते हुए, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा और PMLN का वैसे भी हमने अक्रॉस द बोर्ड यही नैरेटिव देखा है कि इस कदर करेंसी को हमने डेप्रिशिएट होने दिया अगेंस्ट द डॉलर, जिस वजह से हमें वो पैसे चुकाने पड़े या हमारे अवाम को वो पैसे देने पड़े पेट्रोल की कीमतों के लिए, जो कि शायद उस केस में ना होते कि अगर हमारी करेंसी थोड़ी मुस्तहकम होती। जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन एक मुद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो मन गढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं अमेरिका के खिलाफ, ये पाकिस्तान के माशी मुफाद में कतन नहीं है। ये अब क्लियर कर दिया गया है कि कोई साजिशी थ्योरी, कोई साजिश नहीं हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ या जो ऑपोजिशन थी उस वक्त की उसके हक में। देखिए, इस वक्त हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें से 20% जो है वो अमेरिका को जाता है। तकरीबन 2/3 एक्सपोर्ट जो हैं वो कॉटन रिलेटेड हैं, वो लिनन है, वो कपड़ा है, और तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस वक्त काम कर रहे हैं। उनका रात को घर में चूल्हा चलता है जब ये एक्सपोर्ट्स अमेरिका पहुंचती हैं और यूरोप की हैं। तो ये मन घड़त कहानियां अपने नैरो से पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए कि शायद हमें 4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे, इससे हम सबको परहेज करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये 3 करोड़ पाकिस्तानी जो इस इंडस्ट्री में काम करते लेकिन हैं। फर्रुख साहब, ये भी साथ बता दें आप, क्योंकि मुआशी एंगल से इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं, ये भी बता दें फिर मुरासले को आप किस हैसियत से देखते हैं? देखिए, मैंने तो मुरासले की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कर चुके हैं। इसके सामने उसकी रीडिंग भी सामने आ चुकी है। DG ISPR साहब भी टेलीविजन में आके हमें बता चुके हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी। उनको कहा गया कि हमें लेकिन मुदाखलत थी फर्रुख साहब, ये उन्होंने कहा है। देखिए, मुदाखलत का जवाब जो है वो हमें देना है डिप्लोमेटिक तरीके से। उसका डिमार्केशन होता है, उसका एक तरीकाकार होता है। पॉइंट मेड। तरीकाकार ये नहीं होता कि हम साजिशी थ्योरीज बना के अपने ही मुल्क का, अपने ही मुल्क में रहने वालों का इतना जबरदस्त
नुकसान करते चले जाएं। राइट। ये जो करेंसी के हवाले से सवाल है, इसका पहले जवाब आप फरमा दें, मैं फिर ये वाली बात आगे बढ़ाती हूँ दीगर के साथ। देखिए, आजकल की दुनिया में आप सोचिए कि हमारी 30-31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 60-70 अरब की हम इंपोर्ट कर डालते हैं। तकरीबन 100 अरब डॉलर का हमारा तिजारती ताल्लुक है बाकी दुनिया के साथ। अगर हम एक्सपोर्ट जो है वो हमारी नहीं बढ़ रही, वो जो 2011-12 में एक्सपोर्ट का लेवल था वो हमने 7 सालों के बाद, 8 सालों के बाद जाके कहीं अचीव किया, और इम्पोर्ट्स जो हैं वो 70 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं, 75 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं, तो जाहिर बात है कि रुपए के ऊपर उसका प्रेशर रहेगा। जब तक ये करंट अकाउंट का खसारा जो है इसको हम दूर नहीं कर पाते, जब तक हम एक्सपोर्ट्स अपनी नहीं बढ़ा पाते, जब तक तजारती और फारूक साहब ये भी तो आती थी ना बात कि ये जो कीमत थी हमारी पीकेआर की, तो पीटीआई ये कहते थे कि पहले मसनूई तौर पर हमने डॉलर के बनिस्बत रुपए को हमने 100 पर रखा हुआ था, और ये फिर पीटीआई कहते थे कि नहीं, हमने तो जो दरअसल कदर थी वो तो असल कदर है जो कि होनी चाहिए। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे स्टेट बैंक में खजाना तो रह गया है तकरीबन 10.8 अरब डॉलर का। अब ये कहना कि हम मसनूई तौर पे रुपए को सपोर्ट कर सकते हैं, डॉलर उठा के स्टेट बैंक के खजाने से मार्केट में फेंक सकते हैं और उसका कोई नतीजा मस्बत हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई माशी हकीकत नहीं है। ये सियासी नारे हैं, दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं और अपने सियासी मुफाद में लगाए जा रहे हैं। माशी हकीकत ये है कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और उसके नतीजे में रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर और है। फारूक साहब, जो ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था कि 22 अरब छोड़ के गए हैं आउटगोइंग हुकूमत कौमी खजाने में, आप कह रहे हैं कि 10 अरब के करीब है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे 10.8 अरब डॉलर इस वक्त स्टेट बैंक के पास पड़े हैं, और अगर उसको और बारीकी से आप देखें तो उस 10.8 अरब में 4 अरब का तकरीबन कर्जा है जो हमने चाइना से लिया था, 3 अरब का कर्जा है जो सऊदी अरेबिया से लिया था, 2.5 अरब का कर्जा है जो यूएई से लिया था। तो अगर नेट रिजर्व निकाले जाएं तो वो तो शायद 1.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा। करेक्ट, ठीक है। मैं निसार चीमा साहब, आपकी इजाजत से इब्राहिम साहब की तरफ अगर मैं ये नुक्ता पहले ले जा पाऊं, क्योंकि फारूक साहब ने डायरेक्टली उन्हीं की बात का जवाब दिया था। जी इब्राहिम साहब, अगर इंटरफेरेंस थी भी तो उसको इस तरह से क्यों एड्रेस किया जा रहा है आपकी जमात की तरफ से, जो कि फारूक साहब के ओपिनियन में और काफी और भी ओपिनियंस इस तरह के हमने देखे हैं, वो ये समझते हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली आप टेकअप करें। ये जलसों में इस बात का ऐलान करना और उसको साजिश कहकर बताना, इससे हमें मुआशी तौर पर नाकाबिले तराफी नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपको मुआशी तौर पे आपने मुआशी उसकी वजह से अपनी एक मुल्क की डिक्टेशंस लेनी है, और उसके नतीजे में आपने वो लोग जो कि इस मुल्क में जमानतों पे हों, बड़े हीनियस क्राइम्स के चार्जेस पे, उनको ला के आप ऊपर बिठा दें, तो फिर आप गुलामी कबूल करें। इसमें तो कौम की है ना डिसीजन की बात के कौम क्या चाहती है। हमने इसलिए कहा है कि आप इलेक्शंस करवा दें और इलेक्शंस में जो है लोगों को फेयर चांस दे दें कि वो जिसको वो ये गुलामी चाहते हैं इस तरह की कि जी। लेकिन आपको इलेक्शन वाली बात आपकी बहुत सही जायज मुतालबा है, किसी भी जमात का हो सकता है, लेकिन इब्राहिम साहब क्या आपको नहीं लगता कि वो नॉन डिप्लोमेटिक तरीका है इस मामले को उठाने का? देखिए, रोजी देने वाली अल्लाह की जात है, अमेरिका नहीं है। हमारे पास और बहुत सी एवेन्यूज हैं जिसको कि हम एक्सप्लोर करके अपने मुल्क के जो निजाम को है चला सकते हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क के दाखिली मामलात में इस किस्म की जो इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लॉन्ग रन में ये मुल्क और कौम की सालमियत के लिए बेहतर नहीं होगा। राइट। अच्छा इब्राहिम साहब, एक और बात बताएं कि ये जो 22 बिलियन हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, ये हमने कोई मतलब बिल्कुल रैंडम अकाउंट्स की तरफ से नहीं देखा। फरूख हबीब साहब जो कि साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, MOS थे, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि 22 अरब छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब कौमी खजाने में। तो ये आपने सुना अभी फरूख हबीब साहब, सॉरी फरूख सलीम साहब, वो इसको डिनाई कर रहे हैं और स्टेट बैंक के अपने फिगर्स की बेसिस पर डिनाई कर रहे हैं। मैं देखें, फरूख सलीम साहब जाहिर है एक और पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं। जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हकायक ये है, जिस तरह इन्होंने कहा कि तकरीबन 11 अरब डॉलर जो है वो स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं और 11 अरब डॉलर जो है आपके प्राइवेट बैंक्स के पास हैं।
तो इस तरह ये टोटल अमाउंट जाके 22 अरब डॉलर बनता है जी। तो ये बेसिक कहानी है। अब ये उसको जिस तरह से तोड़ मोड़ के पेश करना चाहें, ये माशाल्लाह करते जाएं। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा हुकूमत है, हमें तो कोई इसमें इशू नहीं है जी। फारूक साहब, इसका वन लाइनर आपकी तरफ से मिल जाएगा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं वरना फिर निसार साहब पे जाऊं। देखिए, प्योरली सियासी नारा लगाया जा रहा है, हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स है। आप खुद से स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जा सकती है। 10.8 अरब डॉलर जो हैं वो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं, और जो मेरे और बाकी पाकिस्तानियों के जो डॉलर अकाउंट बैंकों के पास कमर्शियल बैंक वो 6 अरब कमर्शियल बैंक है, वो 6 अरब उसके अलावा है। तो दैट मेक 17, अगर वो हम उनको मिलाएं भी तो वो 17 या 18 बनते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो स्टेट बैंक के रिजर्व नहीं समझे जाते। वो पाकिस्तानी शहरियों के पैसे हैं, और वो अगर उसको आप मजीद बारीकी में जाएंगी तो वो एक स्वैप एनालिसिस, स्वैप कहा जाता है। वो पैसे भी एक्चुअली स्टेट बैंक जो है वो कर्जे में ले चुका हुआ है, और उनकी आपको एंट्री जो नजर आ रही है वो डुप्लीकेट एंट्री सामने आ रही है। इस वक्त हकीकत ये है कि बहुत संगीन और शदीद किस्म का फॉरेन करेंसी का बहरान है। पाकिस्तान के पास डॉलर जो हैं वो तकरीबन खत्म होने पे आए हैं। अगर आप देखें तो 2 महीने से भी कम की इंपोर्ट के पैसे इस वक्त स्टेट बैंक के पास पड़े। सही, राइट। निसार चीमा साहब, अब आप बताइएगा आगे क्या वे फॉरवर्ड आप समझते हैं, क्योंकि ये एक रेपिटेटिव बात है, और कल ये वजीर आजम से हम तमाम सहाफियों ने, तमाम ने ये बात एक तरह से की। सब ने ये कहा कि ये हर हुकूमत कहती है कि पिछले खजाने हमने ऐसे इनहेरिट किए जिस वजह से मुआशी रिलीफ देना आवाम को मुश्किल हो रहा है। तो अगर हम उसी नारे में जाएंगे और वही रीजन बताएंगे तो फिर तो ये वही पुरानी बात हो गई। मुन्ना, इसमें 2 गुजारिशात मैं करना चाहूँगा। एक ये कि देखें, हकीकी जो अगर एनालिसिस, तरह मैंने कहा रियलिस्टिक एनालिसिस किया जाए तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बराह रास्त या बिलवास्ता प्रेशर या उनकी मुदाखलत रही है कई मुल्कों में बशमूल पाकिस्तान के। लेकिन अयूब खान के दौर तक मैं समझता हूँ कि वो उसकी प्रेशर की उस तरह की कोई वाज़े उसकी सूरत हाल नहीं थी जो बाद में पैदा हुई। लेकिन इसके बावजूद वो प्रेशर इस तरह का था कि जिसके जवाब में अयूब खान को भी कहना पड़ा कि वी रीड फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। करेक्ट। और वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जो किताब थी इसी बुनियाद पे लिखी गई। उसके बाद जो 2 यानी 3 दफ़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर हुए, एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, फिर आपको याद है कि फिर मियां नवाज शरीफ के दौर में, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वाज़े तौर पर धमकियाँ दी गई कि आपको ये कि हम ये कि सबक सिखा देंगे, आप ये कि हम आपको एक मिसाल बना के रख देंगे दुनिया के सामने। वजह क्या थी कि उन्होंने पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी, जो कि ज़ाहिर है अमेरिका समेत किसी भी बड़ी ताकत के लिए काबिल कबूल नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस प्रेशर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसकी सज़ा भी पाई। सज़ा पाई, बिल्कुल। उसके बाद बहुत बड़ा जो प्रेशर आया वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर उस वक्त आया जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए, और फिर प्रेसिडेंट क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ को, जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनको धमकियाँ भी दी और उनको लालच भी दिए, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी दिए और धमकियाँ भी दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ ने एक गैरतमंद और मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पे मुल्क और कौम के मफाद में फ़ैसला किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले। तीसरी बार जो बहुत बड़ा प्रेशर था वो 9/11 के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आया, जिसने ये है कि अमरीकी प्रेशर के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर किया और अपनी जो एक गैर आइनी नाजायज़ सदारत थी उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उनकी नज़र में यह है कि उनको अड्डे भी दिए, उनकी हर शर्त मानी जो उनको तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सारे अड्डे वो उनको दिए, उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर की और अपने अफगान मजलूम भाइयों के खिलाफ अमरीकी हमलावरों का साथ दिया। और यहाँ से डॉक्टर साहब मुझे अलाउ कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। आप बिल्कुल एक अब मुना, अब इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था, ये तो एक बिल्कुल अफसाना बनाया गया जी, अपनी नालायकी और बदनिज़ामी का मलबा कभी अपोजिशन के ऊपर, कभी बैरूनी ताकतों के ऊपर। ये नाजरीन, इस पूरे नुक्ते पर हम तफसील से वापस आएंगे और जो पॉलिटिकल अब इस वक्त सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। डॉक्टर फर्रुख सलीम का बहुत शुक्रिया कि हमारे मुआशी इस पूरे सेगमेंट में उन्होंने हमारा साथ दिया था। निसार साहब और इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सरदार लतीफ़ खोसा भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी तौर पर अब जरा तफसील से और पिछली बात को भी आगे बढ़ाएंगे। ये जो मदाखलत और साजिश के बीच की कशमकश है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई बहुत जोर दे रही है, लेकिन इसके ऊपर बात यही है कि साजिश वो चीज़ है जिस जब अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाए किसी भी मदाखलत या इंटरवेंशन को, कितनी किस हद तक इन तमाम बातों में वजन है, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरा ये कि काबीना की तश्कील होना अभी भी बाकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जब हम सहाफ़ियों की कल मुलाकात हुई तो इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पीपल्स पार्टी को भी अपने साथ वो काबीना में बिठाएंगे। तो क्या अनकरीब ये हम समझें कि काबीना बन पाएगी और उसमें तमाम जो इस कोएलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं वो उसमें उसी तरह से शरीक होंगे? साथ साथ नाजरीन, इस्तीफों का मामला भी खासा दिलचस्प है। 123 इस्तीफे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बीच में से उनको मिस किया गया है और उन्होंने किसी तरह से तस्दीक नहीं की है उन इस्तीफों की, जो कि एक लाजिम व मलजूम अमल है। बाकी जो 32 इस्तीफे हैं नाजरीन वो नहीं मिले हैं और अरकान हुकूमत का ये मौकफ है कि पीटीआई के अरकान ये भी कह रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफे उनकी लीडरशिप मांग रही है। तमाम बात के ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे क्योंकि 2014 में भी नाजरीन पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे और फिर वो कबूल नहीं हुए थे उस वक्त के स्पीकर अयाज सादिक साहब की तरफ से। तो क्या ये उसी चीज को दोबारा से एक रेपिटेशन उसकी नजर आ रही है और क्या पीटीआई इन द लॉन्गर रन ये फैसला अपने लिए ठीक कर रही है या नहीं कर रही है, या वो सड़कों पर अपनी इस तमाम सियासत को और एहतजाज को ले जाना चाहते हैं? इस उमूर पे भी आज बात रहेगी और पैनल है हमारे साथ वैसे ही बना हुआ है। इस पे सरदार लतीफ खोसा साहब भी अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, साबिक गवर्नर पंजाब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका खोसा साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आप बजरिया स्काइप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी ही तरफ मैं पहले आना चाहूंगी। आप पहले फरमाएं कि क्या पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर इस काबीना का हिस्सा बनने के लिए अभी राजी हैं? देखें, ये इस पर बड़ी संजीदगी से बात हो रही है और इसमें हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें दो आरा पाई जाती हैं, लेकिन अगलबन झुकाव इसी तरफ है कि हमें बाहर कैफ एक मिलजुल कर एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहिए और जितना तजर्बेकार लोग हैं उनको हम सामने लाएं ताकि ये जो मईशत की तबाही है उसको हम किसी तरीके से उसको हम जो है उसका रिवर्स कर सकें और उसको जो है इसकी इन्फ्लेशन को और जितनी बेरोजगारी है और जितनी जो है डॉलर की परवाज है और अफरात ज़र है और जो हमारे ये
दिक्कतें हैं आवाम पर, जो अजाब एक कमी नाजिल हुआ है महंगाई का, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। तो इस पर हम संजीदगी से सोच रहे हैं। और बहरकैफ एक चीज तो तयशुदा है कि हमने जो आईनी ओहदेजात हैं, जिसमें आपने देखा कि आज हमारे बिला मुकाबला जो है वो स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब तकरीबन समझे कि वो बन गए, अगरचे फॉर्मल नोटिफिकेशन होना बाकी है। लेकिन इसी तरह हम चेयरमैन सेनेट पर भी चाहेंगे, और इसी तरह हमारे जो गवर्नर्स हैं, आपने देखा कि पंजाब के गवर्नर के लिए भी एक नाम हमारी जानिब से जो है वो आपके चैनल्स की जीनत हो रहा है। इसलिए हम इसका हुकूमत को मजबूत करेंगे, इसलिए कि हम इसका हरावल दस्ते के तौर पर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही की काविशों का नतीजा है कि आज जो है हम इमरान खान साहब से जो है छुटकारा दिला सके इस कौम को, और पीटीआई की हुकूमत को जो है बरतरफ कर सके। तो हम यकीनन इनको जो है वो ये नहीं चाहेंगे कि ये किसी तरीके से जो है तनहा महसूस करें। हम पूरा साथ देंगे, और काबीना में भी आप साथ देंगे? ज्यादा इम्कान यही है। मैं अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है। और हमारे वजीर खारजा इसलिए भी हमारे लिए एक जज्बातियत का अंसर इसमें शामिल है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम यही चाहेंगे कि मोहतरम जो है हमारे शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बानी हमारे फाउंडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके पास भी यही कलमदान था, और उनकी भी बुनियादी जो एक शोहरत थी, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट की हैसियत से, एक जो है फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से, जिस अंदाज से उन आप आके देखें, रियासत के 3 मेन सतून होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इस वक्त एग्जीक्यूटिव और जो है लेजिस्लेटिव को डेसिमेट कर दिया है जुडिशल ने, और वो इस वक्त बेसिकली हम ये समझते हैं जो कुछ है वो जुडिशल एक ही पिलर जो है वो पूरे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहा है। ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, लेकिन बहरहाल जिस तरह से जो कुछ भी हुआ है वो अपना होता रहे। हमारा सिर्फ एक डिमांड है, डेमोक्रेटिक डिमांड कर रहे हैं, और हमारा राइट है कि हम जो है जब सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को डेसिमेट किया गया है, उसको खत्म किया गया है, 69A का ब्लेटेंट जो है वो उससे इनकार किया गया है, तो उसमें फिर हम कहते हैं अवाम के पास जाए, फ्रेश मैंडेट लेके आए और अवाम फैसला करे कि किसने हुकूमत में आना है, किसने नहीं आना। ये अवाम को फैसला करने दें, और ये मकसद है कि गुडी गुडी वाली। अच्छा इब्राहिम साहब, एक और बात ये भी बताइएगा कि 123 इस्तीफे तो आ गए, क्या आपका इस्तीफा उनमें से है? और वो जो 32 लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, तो उनकी तरफ से भी तो ये बात आ रही है ना कि वो जबरन उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इन बातों में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं अब रमजान का महीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान और मुबारक में जुमातुल मुबारक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था, सबकी सुनने के बाद उन्होंने कहा मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, उसके बाद अगर कोई चाहे तो दे दे, अगर नहीं देना चाहता तो मेरा किसी के साथ कोई गिला नहीं है। ये सब वॉलंटियर्स ने दिए हैं, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, और हमारे यहाँ से अब एक्सेप्ट हो के इसके बाद इसने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, और कल इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से कोई जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए हैं। राइट। आप 29 बता रही हैं, जब 29 आप और बता रही हैं, तो उसमें से 22 तो वो हैं जिसको इन्होंने मकसद है जिस तरीके से लिया सिंध हाउस से लेके, और अपना जो मैरियट के 5th फ्लोर से, और फिर ये वो 22 तो वो हैं, बाकी उसके अलावा रह गए 7। तो 7 जो हैं उसमें से 3 सही क्विक राउंड जरा लगा ले और आ रहे हैं जी। लतीफ खोसा साहब, आप मायानाज कानूनदान, आप बताइएगा, उन्होंने ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का कहा है इब्राहिम खान साहब ने कि उस पर जर्ब आ गई है, पार्लियामानी सुप्रीमेसी मुतासिर हुई है। देखें, ये बड़ी डाइकोटमी है कि जब इनके हक में फैसला जात आ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट से भी और बाकी अदालतों से भी धड़ाधड़ इनके जो है वो लाइफ बैन भी लग रहे थे ऑपोजिशन पर, और उनको जो है वो पता नहीं क्या क्या अलकाबात भी दिए जा रहे थे, मुनासिब थे नहीं थे, उनको जो भी है कहा गया। और एक अकामे पर जब किसी को डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ कर दिया गया, तो वो तो बहुत अच्छी बात थी।
और उस वक्त तो 2/3 जिसकी वजारत उल्मा थी उसको बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त तो ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामान की जीत है और ये आइन और कानून की बालादस्ती को मुसल्लत किया जा रहा है, मुसल्लम किया जा रहा है। आज जब इनके खिलाफ तो कोई चीज नहीं आई है, क्या ये खुद फैसला करेंगे कि आइन की तशरीह और तौज़ी ये करेंगे या अदालत उज़्मा करेगी जो आइन के अंदर मुंदरज है? तो जब अदालत उज़्मा ने ये कहा ये मूव है तो इसको जी पार्लियामानी इब्राहिम साहब आप कुछ कह रहे हैं, आपका एक जुमला जल्दी से आ जाए, मैं खोसा साहब से इसका जवाब मांगती हूँ। जी के रजा रब्बानी साहब ने इन्हीं के राइट 2018 की रजा रब्बानी साहब की स्टेटमेंट 69A का। जी रजा रब्बानी कोई मुझसे बड़े ज्यूरिस्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मुझसे सीनियर भी नहीं है। उन्होंने उस वक्त चेयरमैन थे सेनेट के, उस वक्त उन्होंने एक रूलिंग दी थी, वो रूलिंग एक और क्या को सबाक में थी, वो थी ऑर्डिनेंस के खिलाफ थी, ऑर्डिनेंस को वहां कलअदम किया था। उस पर उन्होंने कहा था कि इसको देखने का जो है ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। ये नहीं था कि आप अदम तहरीक की जो है करारदाद को डिप्टी स्पीकर साहब उठाकर बाहर फेंक दें और इस तरह से फेंकें कि वो जब एक लीव भी ग्रांट हो चुकी है और जो आखिरी दिन था सिर्फ वोटिंग के लिए, उस दिन उन्होंने आर्टिकल 5 के ताबे करके उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तो तशरीह जो है आइन की, माफ कीजिएगा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने करना थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही नहीं कहा। उन्होंने कहा इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस पर वोटिंग करवाई जाए, यही कहा ना। अगर आपकी जो है उसमें आर्टिकल 5 को तो इन्वोक ही नहीं किया गया, जिसके रेफरेंस के तौर पे किबला ये भेजा गया था हुजूर। सही निसार चीमा साहब का एक जुमला मैं चाह रही हूँ आज, निसार चीमा साहब। जी मैं तुझे कहूंगा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इससे बड़ी क्या है कि हमने पार्लियामेंट के थ्रू ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास किया और ये है कि पिछले हुक्मरानों को हमने फारिग किया। और देखें दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कम से कम होनी चाहिए। एक जो शख्स जो स्पोर्ट्समैन होने का दावा करता है और है था भी, उसमें कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। चले नाजरीन, बड़ी दिलचस्प बहस ये हो रही थी, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इसको आगे बढ़ाएंगे। यकीनन तमाम का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ थे, सरदार लतीफ़ खोसा ने हमारा साथ दिया था, जनाब इब्राहिम खान, और पहले सेगमेंट में डॉक्टर फरोख सलीम ने भी हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।